So hello friends, I'm back with new session on union and its territory. So union and its territory under part 1 of the constitution में आता है. ठीक है, पार्ट 1 में फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4, जिसमें आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया है. टेरिटरी ऑफ इंडिया जो शब्द है उसमें तीन चीज़ें आती हैं. टेरिटरी ऑफ स्टेट्स मतलब जो जितने भी टेरिटरी है, जितना भी स्थान है स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरी, और साथ साथ में टेरिटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी एक्वायर कर सकती है किसी भी समय. ठीक है, तो तीनों चीज़ें आती हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में. तो जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी उसके अंदर क्या है, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और उनका कितना टेरिटोरियल एरिया है, कितना एक्सटेंट है. प्रेजेंटली जो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 राज्य हैं. ठीक है, राज्य क्यों, क्योंकि पहले 29 थे तेलंगाना के बनने के बाद, मगर अब जम्मू एंड कश्मीर उसमें से डिलीट हो गया है. अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसलिए अब 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज रह गए हैं. जो आर्टिकल 1 है वो इंडिया को क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब इंडिया दैट इज़ भारत एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, सो आर्टिकल जो 1 है वो इंडिया को भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करता है. सो आप सभी सोच रहे होंगे आर्टिकल 1 को हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं या ऊपर मेंशन टेरिटरी ऑफ इंडिया कहते हैं. तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये आर्टिकल 1 का क्लोज 3 है. ठीक है, ठीक है, ये क्लोज 3 है जिसमें लिखा है आर टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स दिस. ठीक है, मगर जो हमारा आर्टिकल 1 जिसके क्लोज 1 में ये मेंशन है, ठीक है, क्लोज 1 में ये मेंशन है कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है. ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कि इंडिया एक यूनियन है. ठीक है, इंडिया एक यूनियन है ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर. जो अब कॉन्स्टिट्यूशन इसका फेडरल है. फेडरल का मतलब होता है जिसमें फेडरल का मतलब होता है देयर इज ए कोऑर्डिनेशन, देयर इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन. मगर जो इंडिया एक यूनियन है, ठीक है, क्योंकि यूनियन इसलिए है कि सभी जुड़े हुए हैं. ठीक है, और जो बी आर अम्बेडकर है उन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बजाय इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो इंडियन फेडरेशन है, जो इंडियन फेडरेशन जो हमने अपनाया है वो कोई एग्रीमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट्स के बीच में. जैसे अमेरिकन फेडरेशन जो है वो एक एग्रीमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का. ठीक है, और स्टेट्स चाहें तो वो वहाँ फेडरेशन से अलग भी हो सकती हैं, मगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज ये इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट्स है. ठीक है, जो इंडिया का यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसलिए इसे कहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. तो अब जो फेडरेशन ऑफ इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल. अब क्या हुआ कि बहुत सारे डिमांड ऐसे आई साउथ इंडिया से कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर. तो इसके लिए, इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए एस के धार एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन का गठन किया गया. ठीक है, एस के धार कमीशन ने रिकमेंड करा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस के ऊपर रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग होना, जैसे स्टेट्स का अलग अलग बनना. ठीक है, तो जैसे वो कह रहे थे कि एक एरिया है जहाँ पर दो उस भाषाएं वाले लोग बोलते हैं, रहते हैं, एक हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी वाले को अलग कर दो, राज्य बना दो, और इंग्लिश वाले को अलग राज्य बना दो. तो इस साउथ इंडिया में डिमांड उठी, तो उसके लिए एक एस के धार कमीशन बनाया गया. तो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन भी जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमें चाहे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए स्टेट्स को, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर. तो उन्होंने इस चीज़ आइडिया को, लिंग्विस्टिक बेसिस को रिजेक्ट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को रिकमेंड करा एस के धार कमीशन ने. तो इसके बाद फिर एक कमेटी का गठन किया गया जिसे जेवीपी कमेटी कहते हैं. ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स कमेटी थी जिसमें कोई चेयरमैन नहीं था. ठीक है, और इस कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज को कि रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस नहीं होना चाहिए लैंग्वेज. ठीक है, तो मगर क्या हुआ कि एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अनशन पर बैठ के, उनसे उनकी डेथ हो गई, उससे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ. तो उसके कारण आंध्र प्रदेश को जो मद्रास स्टेट से अलग कर देना पड़ा. जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उनको आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया. ठीक है, और उसके बाद जो फैज़ल अली कमीशन बैठा इस
इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो फैजल अली कमीशन ने लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट तो एक्सेप्ट करा, मगर उन्होंने कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि आप लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर कोई स्टेट तो रीऑर्गेनाइज करो, मगर ये नहीं है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज के पर्सन उधर रहेंगे, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कमीशंस हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ में। एक 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 जो है वो करा गया ताकि जो बैरोबरी यूनियन है वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, तो ये एक एनक्लेव था इंडिया में। ठीक है, उसके बाद 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो है वो हमारे इंडिया बांग्लादेश के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को रेटिफाई करता है। ये जो एक्ट है ये फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर वो कहता है कि हम एक दूसरे की डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज़ को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा 1974 का बायलैटरल लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश के, उसकी अकॉर्डेंस में उसको ध्यान में रखते हुए कि इंडिया और बांग्लादेश ने एनक्लेव्स को चेंज करा। ठीक है, एनक्लेव्स देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे इंडिया के कुछ यूपी के अंदर कुछ एरियाज हैं समझ लीजिए, और वो बांग्लादेश ने अधिकार जमा रखा है, बांग्लादेश के सिटीजन्स वहाँ रहते हैं। और सिमिलरली बांग्लादेश के बीच में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडिया के कुछ पर्सन्स रहते हैं, और इंडिया का वो एरिया है, ऑफिशियली एरिया है। तो क्या करा सरकार ने कि इंडिया की सरकार ने जो बांग्लादेश वाले एरिया थे वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को दे दिए अपने एरियाज़, और उस पर्सन्स को जो इंडियंस थे उनको बांग्लादेश की सिटीजनशिप दिला दी। ठीक है, और सिमिलरली जो इंडिया में बांग्लादेश के एरियाज थे वो इंडिया ने खुद ने वो रख लिए, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। ठीक है, ये 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर करा। उसके बाद जो हमारे कुछ एमसीक्यूज़ हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सिमिलर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, देखिए ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सिमिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रॉन्ग सेंटर के कॉन्सेप्ट में, कनाडा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंडिया ने कनाडा से लिया है। उसके बाद इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये भी एक्सप्रेशन कनाडा से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो है कि इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज प्रिस्क्राइब्ड। तो ये भी हमारा फर्स्ट के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट कि जेवीपी कमेटी जो है वो 1948 और 49 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। किस लिए करी गई थी? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, इस इशू को रिजोल्व करने के लिए। अब विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस एज चेयरमैन ऑफ जोनल फंक्शन, मतलब कि कौन चेयरमैन के फंक्शंस को करता है जोनल काउंसिल के? जोनल काउंसिल का चेयरमैन होता है यूनियन होम मिनिस्टर, सो बी। नेक्स्ट इज who called Indian people as single people living under single imperium derived from single source। so ये जो कहा है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। नेक्स्ट जो है हमारा कि किस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस 5 जोनल काउंसिल्स को एस्टेब्लिश किया गया है। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में करा गया है। तो स्टूडेंट्स जनरली इसे में कंफ्यूज हो सकते हैं, स्टेट जोनल काउंसिल एक्ट ऐसा कोई एक्ट नहीं है। सो इसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में 5 काउंसिल्स को एस्टेब्लिश किया गया है। अब इसमें बताया है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट करे जाते हैं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इंडिया में कितनी ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करा जाता है? 2 यूनियन टेरिटरी हैं, एक दिल्ली एंड एक पुडुचेरी। इधर दोनों चीफ मिनिस्टर होता है और कहीं भी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कोई असेंबली नहीं है, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी में ही असेंबली है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, और साथ साथ दिल्ली ही एक अकेली यूनियन टेरिटरी है जिसमें हाई कोर्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें ये हाई कोर्ट है? तो दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अ राइट टू सेट अप हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी, कि क्या किसके पास पावर है कि वो यूनियन टेरिटरी के अंदर हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकता है? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है। उसके बाद कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है? ये जो हमारा एक्ट है
ये 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि इस दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है, ठीक है, जो स्पेशल स्टेटस देता है। और इसके अंदर क्या है कि आर्टिकल 239 डबल ए के अंडर इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। उसके बाद जो हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब कि यूनियन ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज़ है, स्टेट्स भी हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं, और जो हमारा एक्वायर्ड टेरिटरीज भी हैं। तो ये किस में लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1, तो ऑल ऑफ द अबव मतलब ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सिंपल सी बात है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये भी हमारे आर्टिकल 1 में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इन इंडिया, ठीक है। तो इसका कौन है, हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट सिंपल प्रोसीजर से हाँ एक नई स्टेट को बना सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो एक नई स्टेट बनाए, आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन एस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट बाय इंट्रोड्यूसिंग सिंपल लॉ, सो सी इज द आंसर। उसके बाद हाउ मैनी यूनियन टेरिटरी इंडिया हैज़ एट प्रेजेंट इज 8 यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया के पास प्रेजेंटली, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर। सो आई होप यू गेट ऑल द थिंग्स क्लियर। सो यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में किसी ग्रुप को ज्वाइन कर कर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, या कमेंट में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।